जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद हम जो है राष्ट्रीय आय और आय और रोज़गार के निर्धारण के जो चैप्टर है उसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे। बट पहले जो छोटे चैप्टर हैं, जो इजी चैप्टर हैं, उसके ऊपर हम जो है सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि भुगतान शेष या भुगतान संतुलन जो है ये क्या होता है, इसके कितने कौन कौन से घटक होते हैं और क्या होता है, ये सबसे ज़रा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन, सबसे पहली बात तो एक ही चीज़ होती है, चाहे आप जो है इसको भुगतान शेष कह लीजिए, चाहे आप इसको जो है भुगतान संतुलन कह लीजिए। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन ये एक ही चीज़ है। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए एक देश है भारत, ठीक है, और एक दूसरा देश है, कोई भी दूसरा देश, कोई सा भी हो सकता है। दूसरा देश जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक देश है भारत और एक है दूसरा देश। एक मिनट रुकिए ज़रा। एक देश है भारत और एक है दूसरा देश। दूसरा देश कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक देश दूसरे देशों के साथ कई सारी वस्तुओं का, कई सारी सेवाओं का, दो वर्ड आपको समझने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ये है आयात और दूसरा जो वर्ड है ये है निर्यात। आयात का मतलब होता है वस्तु और सेवा को खरीदना और निर्यात का मतलब होता है वस्तु और सेवा को बेचना, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो भारत जो है दूसरे देशों को निर्यात भी करता है, मतलब अपनी वस्तु और सेवा दूसरे देशों को भी बेचता है, और दूसरे देशों से उसकी वस्तु और सेवा का आयात भी करता है, दूसरे देशों से ख़रीदता भी है। तो भुगतान शेष और भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान शेष और भुगतान संतुलन ये आपको बताता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा विवरण होती है जो आपको ये बताती है कि एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देश के साथ, एक देश ने दूसरे देशों के साथ ये कह सकते हो कितना आयात निर्यात किया है, उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है भुगतान शेष या भुगतान संतुलन। बट हम यहाँ पे आयात निर्यात वर्ड यूज़ ना करके हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आर्थिक लेन देन, या आप इसको जो है मौद्रिक लेन देन के नाम से भी जान सकते हो। एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर कितने आर्थिक लेन देन किए हैं या कितने मौद्रिक लेन देन किए हैं, आर्थिक लेन देन भी कह सकते हो या मौद्रिक लेन देन भी कह सकते हो। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा बेटा भुगतान शेष या भुगतान संतुलन। सबसे पहली बात तो आपको इसका अर्थ जो है बहुत ही अच्छे से समझना है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर कितने आर्थिक लेन देन किए हैं। क्वेश्चन है भाई, आर्थिक लेन देन क्या होते हैं? हम ये कह रहे हैं आर्थिक लेन देन किए एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर। तो ये आर्थिक लेन देन क्या होते हैं? या मैं कह रहा हूँ भाई आर्थिक लेन देनों को आप जो है मौद्रिक लेन देन भी कह सकते हो। तो ये आर्थिक लेन देन या ये मौद्रिक लेन देन जो है ये क्या होते हैं, इसी को अच्छा यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ भुगतान शेष या भुगतान संतुलन को BOP कहते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? इंग्लिश में इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, तो इसलिए इसको शॉर्ट में BOP के नाम से जानते हैं। तो इसको हम जो है आर्थिक लेन देन क्या होते हैं या मौद्रिक लेन देन क्या होते हैं ये टॉपिक समझ सकते हो, या इसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक भी आप जो है कह सकते हो। मतलब कि ये किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है उसको आपको समझना है। देखिए, ये जो है बेसिकली 4 तरीके की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है बेटा। सबसे पहली जो होती है उसको हम कहते हैं दृश्य मदें। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। दृश्य मदों को आप जो है वस्तुओं का
आयात निर्यात भी कह सकते हो। दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो सबसे पहले तो भुगतान शेष या भुगतान संतुलन इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा कि एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का कितना आयात निर्यात किया है। दूसरा जो है वो है अदृश्य मदे। अदृश्य मदों को कहते हैं सेवाओं का आयात निर्यात। सेवाओं का आयात निर्यात। क्वेश्चन ये है, सेवाएं क्या होती हैं, वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है। वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सेवाओं को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि बैंकिंग सर्विस कह सकते हो, इंश्योरेंस सर्विस कह सकते हो, कई सारी सर्विसेज होती हैं जो एक देश से दूसरे देशों के बीच में होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, उसको हम केवल फील कर सकते हैं। तो भुगतान शेष या भुगतान संतुलन इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है कि एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ सेवाओं का कितना आयात निर्यात किया है। तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय हस्तांतरण इस चीज़ को कहते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसको हम कहते हैं वन साइडेड का ट्रांजैक्शन, एक तरफा, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है जब जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना होता, जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना होता, वो एक पक्षीय हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं भारत में रहता हूँ, ठीक है, और मेरी एक फ्रेंड है वो अमेरिका में रहती है, तो उसने मेरे को क्या कर दिया, उसने मेरे को गिफ्ट भेज दिया या मैंने उसको गिफ्ट भेज दिया। अगर उसने मेरे को गिफ्ट भेजा तो मैंने बदले में कुछ नहीं दिया, या मैं उसको गिफ्ट भेजा तो उसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक ही पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहे, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम जो है एक पक्षीय हस्तांतरण के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम कहते हैं पूंजीगत लेन देन। पूंजीगत लेन देन ये होता है चौथा ट्रांजैक्शन। पूंजीगत लेन देन क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम जरा बात करते हैं। तो आर्थिक लेन देन या मौद्रिक लेन देन, या आप इसको बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक कुछ भी समझ सकते हो। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण मतलब भारत ने दूसरे देशों को कितने एक पक्षीय हस्तांतरण करे, दूसरे देशों ने भारत को कितने एक पक्षीय हस्तांतरण करे, और पूंजीगत लेन देन। इन चारों चीज़ों का कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, इन चारों चीज़ों से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, विदेशी मुद्रा आएगी। इससे कितनी विदेशी मुद्रा आ रही है और कितनी विदेशी मुद्रा जा रही है, इन चारों चीज़ों से एक साल के अंदर अंदर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा, उसी चीज़ को बेटा भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं। अगर हम इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को हम जो है बेटा दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा सुनेंगे। भुगतान शेष या भुगतान संतुलन के मैंने बोला भाई चार घटक होते हैं। इन चार घटकों को आप जो है दो जगह क्लासीफाई कर सकते हो। ये जो तीन है, 1 2 3, दृश्य मध्य, अदृश्य और एक पक्षीय, ये तीनों एक अकाउंट में जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चालू खाता। और ये जो अकेला है पूंजीगत लेन देन, ये अकेला ही रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूंजीगत खाता। क्या होता है ये होता है पूंजीगत खाता। तो अगर आपसे आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भुगतान शेष के घटक जो हैं वो दो होते हैं। एक लिखा हो सकता है चालू खाता, एक लिखा हो सकता है पूंजीगत खाता, और फिर उसके अंदर आपको बताया होगा कि जी चालू खाते के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण, और पूंजीगत खाते में ये लेन देन आते हैं। ऐसा भी बता रखा हो सकता है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, कान कहीं से भी पकड़ो, बात एक ही है। भुगतान शेष के चार घटक होते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का, एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई चालू खाता क्या होता है। तो आप लिखेंगे यह खाता उन लेन देनों को
रिकॉर्ड करता है जिससे देश की परिसंपत्तियों व दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैंने बोला भाई चालू खाता इन तीनों चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहला है बेटा वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा है सेवाओं का आयात निर्यात, और तीसरा है एक पक्षीय हस्तांतरण। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं। पहला जो वर्ड है वो है परिसंपत्तियाँ, और दूसरा जो वर्ड है वो है दायित्व। पहले आपको इनको समझना है कि ये दोनों वर्ड क्या होते हैं। परिसंपत्तियों का जो मतलब होता है, परिसंपत्तियाँ, इसको हम कहते हैं एसेट। और दायित्व का क्या मतलब होता है? दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटी। तो पहले आप समझिए लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का बेटा सिंपल सा मतलब है, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। अगर मैंने आपसे जो पैसे लौटाने हैं वो उधार है, सिंपल सी बात है। जो पैसे वापस करने हैं फ्यूचर में वो उधार होता है। अगर मैं मुस्कान से भी 10,000 रुपये ले लूँ उधार में, मैं बोलूँ मैं दे दे, मेरे को 2 महीने बाद दे दूँगा, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि भाई मेरे को इसको पैसे देने हैं 2 महीने बाद। जो पैसे वापस नहीं देने भाई वो लायबिलिटी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। एसेट क्या होता है? एसेट होता है आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हो पैसे पे करके। मान लो मैंने 10,000 रुपये दिए, मैं फ़ोन खरीद के लिए आया, तो फ़ोन मेरी प्रॉपर्टी है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल, आपका फिक्स एसेट है, वो एसेट होता है। तो चालू खाता मैंने बोला वस्तु, सेवा और एक पक्षीय इनको रिकॉर्ड करता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ना तो एसेट है बेटा, ना ही लायबिलिटी है। वस्तु, सेवा और एक पक्षीय ना तो एसेट होती ना लायबिलिटी होती। इसलिए चालू खाता क्या है? एक ऐसा खाता जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जिससे देश की एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि पूंजी खाता क्या है? इसका उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे इसका उल्टा लिख देंगे। ये खाता उन लेन देनों को रिकॉर्ड करता है जिससे देश की परिसंपत्ति और दायित्वों पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे लिख देंगे, बस क्या लिख देना है? प्रभाव पड़ता है, बस, और कुछ नहीं लिखना। सेम डिट्टो सेम ये उतार देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे नहीं वर्ड हटा देंगे और लिख देंगे प्रभाव पड़ता है। वो होता है पूंजीगत खाता। अच्छा जी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे चालू खाता क्या होता है, इसके घटक बता भाई, तो घटक में आप क्या लिखोगे? घटक में आप लिखोगे चालू खाते का अर्थ तो ये लिख दोगे, और घटक में अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे सबसे पहले दृश्य मदें, मतलब कि वस्तुओं का आयात निर्यात। दूसरा आप लिखेंगे अदृश्य मदें, मतलब कि सेवाओं का आयात निर्यात। और तीसरा लिखेंगे एक पक्षीय हस्तांतरण। तीसरा ये लिख देंगे। एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होते हैं? जो एक तरफा होते हैं, जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चालू खाता क्या होता है, इसके घटक बताइए। वस्तुओं में क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एक देश ने दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का कितना आयात निर्यात किया है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो देश को पार करती हुई दिखाई देती हैं, उनको वस्तुएं कहते हैं या दृश्य मदें कहते हैं। सेवाओं में क्या लिखोगे कि भाई ऐसी मदें जो देश के आर पार जाती हुई दिखाई नहीं देती, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सेवाएं होती हैं। तो एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ सेवाओं का कितना आयात निर्यात किया है, भुगतान शेष उसको रिकॉर्ड करता है। ऐसे एक पक्षीय का लिख देंगे। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, अगर वो आपसे पूछे पूंजीगत खाता क्या होता है, इसके घटक बताओ भाई। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर वो आपसे पूछ रहा है पूंजीगत खाता क्या होता है, उसके घटक बताइए, तो अर्थ तो मैंने बता दिया। आप लिख देंगे कि भाई एक ऐसा खाता है जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करता है जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया कि भाई कौन से पूंजीगत लेन देन होते हैं, क्या है ये। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है निजी लेन देन। निजी लेन देन का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे।
दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे सरकारी लेन देन। सरकारी लेन देन, निजी लेन देन और सरकारी लेन देन का मतलब समझिए। पहले आप समझिए सरकारी लेन देन क्या होता है। सरकारी लेन देन का मतलब ये है बेटा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कौन सा ट्रांजैक्शन है? जिससे या तो सरकार कोई एसिड खरीद रही है, या सरकार कोई एसिड बेच रही है, या सरकार लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, या लायबिलिटी को ख़त्म कर रही है। मतलब मैंने बोला भाई पूंजीगत खाते के अंदर क्या आएगा? वो ट्रांजैक्शन जिससे एसिड और लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर सरकार किसी भी एसिड को बाय कर रही है या सेल कर रही है, मतलब एसिड का मतलब मान लो कोई मशीन है, दूसरे देशों से कोई मशीन खरीद रही है या दूसरे देशों को कोई मशीन बेच रही है, तो वो सरकारी लेन देन है बेटा। या लायबिलिटी का मैंने मतलब क्या बोला? लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। अगर दूसरे देशों से लोन ले लिया या दूसरे देशों को लोन दे दिया, भाई लोन लेना और लोन देना, ले भी सकती है दे भी सकती है। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, नहीं आप यहाँ पे एसिड को तो हटा ही दीजिए। ठीक है, एसिड को तो हटा दीजिए क्योंकि एसिड का यहाँ पे आता है। लायबिलिटी का लोन, किसी को लोन ले लिया, किसी को लोन दे दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरकारी लेन देन। निजी लेन देन क्या है? एसिड भी आते हैं, एसिड भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। यस सर, मैं बोल रही हूँ जो आपने भी घटक बताए इनको हम दूसरा वर्ड मदे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदे। किसको? घटक को। हाँ हाँ, घटक और मदे एक ही चीज़ है बेटा, घटक और मदे एक ही चीज़ है। तो एसिड आएंगे लेकिन मशीन नहीं आएगी, मशीन के अलावा कुछ आएंगे। तो वो ट्रांजैक्शन जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उससे एसिड और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, वो बेटा पूंजीगत लेन देन में आएगा। और वहीं सरकार को छोड़कर निजी लेन देन का मतलब क्या होता है? कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सरकार को छोड़कर, मैं हूँ आप हो, कोई भी सरकार को छोड़कर अगर देश का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे एसिड और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो वो निजी लेन देन कहलाता है। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसका मतलब होता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है? जब दूसरे देशों के लोग हमारे देश के अंदर आकर निवेश करते हैं तो उसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। ठीक है, जब दूसरे देश के लोग हमारे देशों में आकर निवेश करते हैं तो उसको एफडीआई कहते हैं। और एक होता है पत्राधार निवेश। पत्राधार निवेश, या आपकी बुक में इसको जो है ये भी लिखा हो सकता है पोर्टफोलियो निवेश। इसको बेटा शॉर्ट में FII कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। एफडीआई के अंदर क्या होता है? दूसरे देशों के लोग अपना पैसा भी लेके आते हैं और अपना नाम भी लेके आते हैं, मतलब कंपनी का। जबकि FII के अंदर क्या होता है? दूसरे देशों के लोग केवल पैसा लगाते हैं आपके देशों की कंपनियों के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं FII। कैसे लगाते हैं पैसा? शेयर्स खरीद के लगाते हैं। इतना डीपली आपको नहीं घुसना। तो यहाँ पे आपके जो हैं, सबसे पहली बात तो 3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये आपका क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इसके घटक बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लिखेंगे जी एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण जो आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि एक देश ने दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर अंदर कितना आर्थिक लेन देन किया है, वो होता है। और इसके घटक बताइए। अगर इसके घटक पूछे तो आपको बेटा यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन करना है? चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है? फिर चालू खाते के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं?
और पूंजी खाते के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आएगा यहाँ पे, और घटक को ही मदे कहते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि चालू खाता जो है ये क्या होता है, केवल चालू खाता, इसके घटक बताइए। तो आप लिख देंगे कि भाई ऐसा खाता जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करता है जिससे कंट्री की एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चालू खाता होता है। और अगर इसके घटक पूछे या मदे पूछे तो आपको क्या लिखना है, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। तीसरा क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछे कि भाई पूंजीगत खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता जो है क्या होता है, इसके घटक बता भाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई ऐसा खाता जो उन लेन देनों को रिकॉर्ड करता है जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होती है वो पूंजीगत खाता है। और इसके घटक में क्या लिखना है, निजी लेन देन जो सरकार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कर रहा है जिससे परिसंपत्ति और दायित्वों पे प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी लेन देन जो सरकार कर रही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दूसरे देशों के लोग आपके देश के अंदर आकर जो निवेश करते हैं उसको एफडीआई कहते हैं। और एक होता है पत्राधार निवेश या पोर्टफोलियो निवेश, इसको एफआईआई कहते हैं, जब दूसरे देश के लोग भारत की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इस वाले में क्या है, पैसा भी अपना ही लाएंगे और कंपनी भी अपनी लाएंगे एफडीआई में। और चौथे में क्या है, केवल पैसा लाएंगे और इंडिया की कंपनी में ही लगाएंगे जो इंडिया की कंपनी है। तो इसके 4 घटक हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपसे बोलेगा भाई चालू खाता और पूंजी खाता, चालू खाता और पूंजी खाता इन दोनों में क्या अंतर होता है ये बताइए। तो चालू खाते के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पूंजी खाते के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसके अंदर जो है अंतर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा समझिए। अब इतनी बकवास तो हमने पढ़ ली कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके घटक है जी। नहीं बेटा, अभी ये दूसरा बोर्ड के हैं, सेकंड टर्म में ये नहीं आएगा, ये दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये पता चल गया, इसके घटक क्या होते हैं ये पता चल गया, चालू खाता क्या होता है ये पता चल गया, पूंजी खाता क्या होता है ये पता चल गया, इनके घटक क्या होते हैं ये पता चल गया। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बोला कि ये जो चालू खाता होता है, चालू खाता, इसके अंदर 3 तरीके की चीज़ें आती हैं बेटा। पहला आता है वस्तुओं का आयात निर्यात, फिर आता है सेवाओं का आयात निर्यात, फिर आता है एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। लेकिन इस चालू खाते के अंदर भी एक और चीज़ होती है जो केवल इसको रिकॉर्ड करता है, किसको, वस्तुओं का आयात निर्यात, सिर्फ वस्तुओं का या दृश्य मदों का। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यापार शेष, इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, शॉर्ट में बोले तो बीओटी। और वो क्या था, वो था बीओपी। तो ये क्या है, बीओटी क्या है, अब ज़रा इसके बारे में समझिए। ये बीओटी जो है ये क्या है, ये जो है यह केवल वस्तुओं का आयात निर्यात रिकॉर्ड करता है, केवल वस्तुओं का, सेवाओं का नहीं, एक पक्षीय हस्तांतरण नहीं, और ना ही पूंजीगत लेन देन, किसी को रिकॉर्ड नहीं करता। यह चालू खाते का एक भाग है। ये भाई मैंने बोला चालू खाते के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। तो मैंने बोला चालू खाते के अंदर एक चीज़ है, मतलब चालू खाता तो तीनों को रिकॉर्ड करेगा, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय, लेकिन जो केवल वस्तु को रिकॉर्ड करेगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ये होता है निर्यात का मूल्य, एक देश ने
निर्यात का मूल्य वस्तु का, केवल वस्तु का, ये ध्यान रखना है, ये केवल वस्तु को रिकॉर्ड करता है, दृश्य को, और माइनस आयात का मूल्य। एक देश ने वस्तुओं का कितना कितना निर्यात किया और कितना आयात किया, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपको बताता है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बार ही पूछा जाता है। तो देखिए क्या अंतर होगा इसके अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमने दोनों पढ़ लिए, तो बड़ा कौन हुआ पहले तो आपको ये समझना है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा हुआ या बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा हुआ। पापा कौन है, पापा ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा ये 4 चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वस्तु, सेवा, एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यह एक विस्तृत विचारधारा है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, विस्तृत विचारधारा है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखोगे कि ये भाई ये जो है संकुचित विचारधारा है। ठीक है, संकुचित विचारधारा है, ये थोड़ी छोटा कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि इसके घाटे को बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूरा कर सकते हैं। अगर इसमें घाटा हो गया, अभी मैं बताऊंगा घाटा कैसे होता है। अगर इसमें घाटा हो गया तो बेटा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये बड़ा है, ये पापा है। ठीक है, तो इसमें अगर घाटा हुआ, ये बेटा है, अगर बेटा लॉस में जा रहा है तो पापा पैसे दे देंगे, और ये इसके घाटे को बैलेंस ऑफ ट्रेड से पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि ये पापा है। बेटा कभी भी बाप की घाटे को पूरा नहीं करेगा। अच्छा जी, यह सदा संतुलित रहता है, यह सदा संतुलित रहता है। क्या होता है इसका मतलब, अभी मैं बताता हूँ। ये लिखेंगे यह संतुलित, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों वर्ड क्या होते हैं अभी हम बात करते हैं बेटा। चौथा लिखेंगे कि भाई यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह चालू खाते का एक भाग है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई चालू खाता 3 चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय, और उसमें से वस्तु, सेवा और एक पक्षीय को रिकॉर्ड करता है, और उसमें से जो केवल वस्तु को रिकॉर्ड करेगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह संपूर्ण चालू खाता व पूंजी खाते से रचित है। मतलब ये तो पूरा ही चालू खाता और पूंजी खाता मिलकर बना है। इस तरीके से आप इसके अंदर जो है डिफरेंस लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। मैंने बोला बेटा कि ये क्या करता है, वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ और कितना आयात हुआ, उस चीज़ को बेटा ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें हो सकती है। पहला जो होता है वो होता है संतुलित व्यापार शेष, इसका नाम क्या है, व्यापार शेष। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं प्रतिकूल व्यापार शेष, या इसको आप घाटे का भी कह सकते हो।
और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अनुकूल व्यापार शेष, या आप इसको जो है बचत का व्यापार शेष भी कह सकते हो। संतुलित कब होगा बेटा? जब वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बराबर होगा, मतलब 2 लाख रुपए का आयात करा, 2 लाख रुपए का निर्यात करा, तो संतुलित व्यापार शेष होगा। प्रतिकूल कब होगा? जब आपका निर्यात कम रह जाए, आयात बहुत ज़्यादा हो जाए। लाइक आयात हो गया 2 लाख का, निर्यात हो रहा है 1 लाख का, तो पैसे बेटा निर्यात से पैसे आते हैं, आयात से जाते हैं, तो पैसे जा ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं। वस्तुओं की बात होती है बेटा, ध्यान रखना है आपको। और अनुकूल कब होता है? जब आपका निर्यात ज़्यादा हो जाता है और आयात कम रह जाता है, तो वो होता है आपका अनुकूल या बचत का। जैसे कि 2 लाख का निर्यात हो रहा है, 1 लाख का आयात हो रहा है, तो ये होता है प्रतिकूल। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि भाई ये संतुलित, अनुकूल, प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है। संतुलित क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बेटा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी ये 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। ये भी संतुलित हो सकता है, ये भी प्रतिकूल हो सकता है, या इसको आप घाटे का भी कह सकते हो, या ये भी अनुकूल हो सकता है, या बचत का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सदा संतुलित रहता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये सदा संतुलित रहता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ज़रा पहले आपको समझना है। देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ज़रा सबसे पहले क्या समझना है। मैंने बोला कि भाई जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो संतुलित, अनुकूल, प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है, इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। ट्रेड तो हो ही सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। लेकिन देखिए है क्या बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बोला एक स्टेटमेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक इस तरीके का ये एक चिट्ठा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है, एक इस तरीके का एक ये खाता है, एक अकाउंट है। इसके जो इधर जो होता है ये होता है डेबिट साइड, और इधर क्या होता है, इधर होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं पैसे का आना, अगर पैसे आ रहे हैं, और डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पैसे का जाना। जिस भी चीज़, वो जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी बेटा, वस्तु का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत लेन देन, अगर पैसे आ रहे हैं उन चारों चीज़ों से तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएंगे, और अगर पैसे जा रहे हैं उन चीज़ों से तो वो बेटा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक खाता है जिसके अंदर 2 खाते हैं। सबसे पहला क्या बताया मैंने? चालू खाता, ठीक है। लाइक इसके अंदर बना देते हैं हम, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। और दूसरा जो खाता है ये है पूंजीगत खाता। भुगतान शेष एक खाता है, इसके अंदर 2 खाते हैं। बात वही है जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वस्तु, सेवा और एक पक्षीय। अगर बेटा उससे आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो इधर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर वस्तु, सेवा और एक पक्षीय, अगर उससे पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, पैसे का आना, तो इधर रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि चालू खाते के ये 3 घटक मैंने आपको बताए। और अगर पूंजीगत भुगतान हो रहा है तो इधर आ जाएगा, और अगर पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं तो वो बेटा इधर आ जाएगा, क्योंकि प्राप्तियों से पैसे आते हैं, इनफ्लो होता है, और भुगतान से पैसे जाते हैं, आउटफ्लो होता है, ठीक है। बात वही है, वस्तु, सेवा, एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन कोई अलग चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहा हूँ,
मान लीजिए मैं यहाँ 200 करोड़ आ गया, या 100 करोड़ आ गया, या 300 आ गया, या 400 आ गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन को, चाहे वो चालू का हो चाहे वो पूंजी का हो। यहाँ 500 आ गया, यहाँ 600 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डेबिट साइड है बेटा, ये क्रेडिट साइड है। इधर का देखो, इधर का कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है 1000, इधर का कितना आ रहा है 1100, इधर का कितना आ रहा है 1100, और इधर का कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है 1000, ठीक है बेटा। डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, ठीक है। तो अनुकूल वाला डेबिट साइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया बेटा, पैसे जाते हैं, और क्रेडिट साइड का मतलब पैसे आ रहे हैं, मतलब पैसे आ ज़्यादा रहे हैं जा कम रहे हैं। तो अनुकूल वाला कब होता है, जब डेबिट साइड वाला कम रह जाए और क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा हो जाए, मतलब प्राप्तियाँ ज़्यादा हो, इनफ्लो जो है वो ज़्यादा हो और आउटफ्लो जो है वो कम हो, तो बेटा ये अनुकूल भुगतान शेष होता है। प्रतिकूल की अगर बात करें, प्रतिकूल कब होगा, जब डेबिट वाला ज़्यादा हो क्रेडिट वाला कम हो, मतलब आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और इनफ्लो जो है वो कम होना चाहिए, तो प्रतिकूल वाला होता है। और संतुलित कब होगा, जब डेबिट वाला और क्रेडिट वाला दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो बेटा संतुलित होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि जितना पैसा जा रहा है उतना ही पैसा आ रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर हो रहे हैं। किसका इनफ्लो और किसका आउटफ्लो बेटा, चारों चीज़ों का, वस्तु सेवा एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन का इनफ्लो और इनका आउटफ्लो। लेकिन अब बेटा ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, या तो इधर वाली साइड ज़्यादा आ सकती है या इधर वाली साइड ज़्यादा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है डेबिट वाली आ जाए ज़्यादा, या ये भी हो सकता है डेबिट वाली कम पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऑटोमेटिक बराबर नहीं आ सकता, बहुत ही रेयर केस है कि दोनों बराबर आ जाएं, इधर भी 1000 हो इधर भी 1000 हो, या तो ये होगा या ये होगा, एक साइड या तो ज़्यादा ही होगी, या तो डेबिट वाली होगी या क्रेडिट वाली होगी, अपने आप बराबर नहीं होगा। तो ये जो खाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये जो खाता है, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोहरी लेखा पद्धति। क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोहरी लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो है इस मेथड के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, और ये मेथड ये कहता है कि भाई डेबिट साइड जो है हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल रहेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनता है, जो कि ये कहता है कि भाई डेबिट वाली साइड हमेशा क्रेडिट वाली साइड के बराबर रहेगी। लेकिन मैंने बोला भाई अपना आप तो कुछ भी नहीं होगा, अपना आप कैसे बराबर आ जाएगा, बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब मान लो इधर कम आ रहे हैं, 100 रुपये इधर कम आ रहे हैं ना, अभी इधर 1000 आ रहे हैं, इधर 1100 आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी 1100 हो जाए और यहाँ पे भी 1100 हो जाए। या उधर कम आ रहे होते तो उधर करना पड़ता, या तो इधर करना पड़ेगा या इधर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और एट द एंड जब साल का अंत होगा तो ये साल के अंत में हमें इसको बराबर दिखाना है कैसे भी करके। अब चाहे डेबिट वाला पक्ष कम आ रहा हो या क्रेडिट वाला पक्ष कम आ रहा हो, जहाँ का भी पक्ष कम आ रहा है उस तरफ उतने रुपए का ट्रांजैक्शन करके इसको बराबर कर दिया जाता है। इसलिए ये हमेशा संतुलन में रहता है। ये अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, रियल लाइफ में तो यही होगा ना, अनुकूल या प्रतिकूल, रियल में तो यही होगा। रियल लाइफ में अपने आप थोड़ी ना बराबर आएगा, लेकिन बराबर करते हैं, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, क्योंकि लेखांकन के दृष्टिकोण से ये क्या रहता है, ये हमेशा संतुलित रहता है। लेखांकन का दृष्टिकोण मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा, जो मैंने नीचे आपको बताया है, दोहरी लेखा पद्धति। दोहरी लेखा पद्धति उसी को हम कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एट द एंड हम उसको बराबर कर देते हैं, इसलिए ये हमेशा संतुलित रहता है। तो ये हो तो सकता है अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन एट द एंड ये संतुलित ही होगा।
ये जो है बेटा ये पापा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही बड़ा है। ये बेटा वस्तु का आयात निर्यात, सेवा का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत लेन देन, इन चारों का आयात, इन चारों का निर्यात रिकॉर्ड करता है। जबकि ये केवल वस्तु का निर्यात और वस्तु का आयात, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको, और इसका ये अंतर। अब मैंने आपको बोला कि भाई बराबर करना पड़ता है, बराबर आएगा नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको कहते हैं स्वप्रेरित मदें, और दूसरी जो होती हैं इसको कहते हैं समायोजक मदें। ये क्या होती है, इसमें अंतर बताइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। स्वप्रेरित को एक और नाम है इसका, देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वो लेन देन जो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा, स्वप्रेरित, जो लाभ कमाने के लिए किए जा रहे हैं। वो चालू, ये जो है ये चालू खाता या पूंजी खाता किसी से भी संबंधित हो सकता है, किसी से भी संबंधित हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे आपको लाभ हो रहा हो, चाहे वो चालू खाते का हो, चाहे वो पूंजी खाते का हो, चाहे वो वस्तुओं का आयात निर्यात हो, सेवाओं का हो, एक पक्षीय हो, पूंजी का। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो मोटिव है वो लाभ कमाना है, तो वो ट्रांजैक्शन स्वप्रेरित मदे कहलाएगा। वो चालू खाते का भी हो सकता है, वो पूंजी खाते का भी हो सकता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है बेटा, इसका ये बेटा लाभ कमाना नहीं होता, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरा, ये केवल पूंजी खाते से संबंधित होते हैं, ये केवल पूंजी खाते से रिलेटेड होगा। तीसरा, इसका जो नाम है, इसका एक और नाम है, इसको जो है रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं, जबकि इसको जो है रेखा से नीचे की मदें कहते हैं। कोई रेखा नहीं है बेटा, ये बस इसका नाम है। जैसे हमारे नाम होते हैं ना घर में, ऐसे इसकी भी है। कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई रेखा है, इससे ऊपर है तो स्वप्रेरित, इससे नीचे है तो समायोजक, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा बस इसका नाम है, रेखा से ऊपर की मदें, रेखा से नीचे की मदें, कोई लाइन, कोई रेखा नहीं है ये। प्लस आप लिखेंगे यह भुगतान शेष की स्थिति की परवाह किए बिना किए जाते हैं। मतलब कि इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, क्या होगा, कोई मैटर नहीं करता। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए किए जाते हैं, संतुलित करने के लिए किए जाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको ऊपर क्या बोला कि भाई अपना आप थोड़ी ना बराबर आ जाएगा, बराबर करना पड़ेगा। तो वो ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 100 रुपये लाने पड़ेंगे कैसे भी करके डेबिट साइड पे, तो ये जो 100 रुपये का ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये समायोजक मदें हैं, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे जो है बेटा या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, है ना। और इससे बेटा हमेशा संतुलन होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वप्रेरित मदें और समायोजक मदों में क्या अंतर होता है, ये चैप्टर है बेटा ये। अब आप बताइए सवा कौन सा क्वेश्चन रह गया आपका। 6 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके घटक बताइए। चालू खाता क्या होता है, इसके घटक बताइए। पूंजी खाता क्या होता है, इसके घटक बताइए। चालू खाता पूंजी खाते में अंतर बताइए, ठीक है।
और पांचवा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर बताइए। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये तीनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलित, अनुकूल, प्रतिकूल। प्रतिकूल वाला क्या होता है, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्यों हमेशा सदा संतुलित रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड स्वप्रेरित मदे, समायोजक मदे क्या होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहो तो मैं एक और लिखवा देता हूँ कि घाटे का बीओटी और घाटे का बीओटी और घाटे का बीओपी, इसमें क्या अंतर है। प्रतिकूल बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घाटे को ही प्रतिकूल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का घाटा और बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये बेटा कब होता है, मैंने आपको बोला जब आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम रहता है, वस्तुओं का केवल, जबकि ये तो पापा है, ये ओवरऑल सबका जब आयात ज़्यादा हो जाएगा सबके निर्यात से, ठीक है, चालू और पूंजीगत दोनों का मिलाकर, और ये केवल वस्तु का, ये डिफरेंस है इसमें बेसिकली। अब बताइए सबा कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा इसमें। ये 7 क्वेश्चन आपको इसके अंदर, 7 क्वेश्चन बेटा इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आज जो 7 क्वेश्चन बताएं गारंटी, इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भुगतान शेष क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका महत्व बताइए। वैसे इसके कम चांस हैं आने के, पर विशेषता अगर पूछे तो ये लिख देना 1 साल से संबंधित होता है, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाँ जी, ये भुगतान शेष में असंतुलन ये क्या है। हाँ, भुगतान शेष में असंतुलन ये होता है ना बेटा, ये जो होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ना, ये जो अनुकूल और ये जो प्रतिकूल होता है, इसको कहते हैं असंतुलन, ठीक है, असंतुलन। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, एक क्वेश्चन और रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है, 1 मिनट रुको ज़रा। सर जी वैसे चैप्टर कौन सा है ये लो, बात ही ख़त्म कर दी इनने बेटा। भुगतान शेष, ये खुली अर्थव्यवस्था वाला आपके बुक में ये चैप्टर होगा, ये लिखा हुआ होगा भुगतान शेष। लास्ट वाला खुली अर्थव्यवस्था समझती हाँ है, जी, शास्त्री हाँ है जी, ना? हाँ जी। एक क्वेश्चन ये है, क्या कहते हैं, भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट के असंतुलन के कारण बताइए व उन्हें ठीक करने के उपाय बताइए। ये बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्या पूछ रहा है आपसे, मैंने बोला कि भाई ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर बोल के चुप हो जाएगी, बोल जा। सर बोल के भाग रही है। तो ये जो प्रतिकूल है और ये जो अनुकूल है, मैं इसको कहते हैं असंतुलन। जब या तो डेबिट वाला पक्ष ज़्यादा होगा या क्रेडिट वाला पक्ष ज़्यादा होगा, तो वो जो है असंतुलन होता है, ठीक है, तो वो असंतुलन होता है। तो ये कह रहा है ऐसा क्यों होता है, तो इसको देख लीजिएगा बेटा। इसके जितने भी कारक होते हैं उसको हम 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है आर्थिक कारक, दूसरा जो होता है वो होता है सामाजिक कारक, तीसरा जो होता है वो होता है राजनीतिक कारक। इसका प्रॉपर मैंने आंसर लिख रखा है, उस पर देख लीजिएगा। राजनीतिक कारक का मतलब होता है सरकार की वजह से राजनीतिक कारक का मतलब होता है सरकार की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो रहा है। सरकार ऐसी पॉलिसीज़ ला रही है जिसकी वजह से या तो आयात ज़्यादा हो रहा है या निर्यात ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आ रही है। सामाजिक में आता है लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की रुचि, लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। और आर्थिक कारक के अंदर आता है
लाइक मुद्रास्फीति है, ठीक है, व्यापार चक्र है, आर्थिक मंदी, तेजी, इन सब की वजह से जब आयात निर्यात बढ़ता है तो इसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो जाता है। उपाय की अगर हम बात करें कैसे ठीक होंगे, कीमत को जो है नियंत्रण करना पड़ेगा सबसे पहली बात, तो जो कीमतें बढ़ रही है सबसे पहली बात तो। दूसरा, जनसंख्या को जो है नियंत्रण करना पड़ेगा। तीसरा, अवमूल्यन करना पड़ेगा। ये क्या होता है अवमूल्यन, ये अगला जो चैप्टर है हमारा विदेशी विनिमय, वो जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या होता है अवमूल्यन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस क्यों हो रहा है, 3 रीज़न की वजह से, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। राजनीतिक में मैंने बोला सरकार की वजह से, ये होता है लोग हमारी वजह से, और ये होता है इनकी वजह से, मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी जब अर्थव्यवस्था के अंदर आती है उसकी वजह से। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, इसके भी आने के चांस कहीं ज़्यादा हैं, बस और कुछ नहीं आएगा।